हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो आज ये मॉडल सेट 5 है, अर्थात ये वीडियो साइंस सिलेक्टेड क्वेश्चन का 5वां वीडियो है जो बिहार डीएलएड और बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। ठीक है, तो लोहा जो है, लोहा के बारे में हम लोग समझेंगे कि लोहा का शुद्धतम रूप कैसे पता चलेगा। लोहे का शुद्धतम रूप का पता उसमें उपस्थित लोहे का शुद्धतम रूप का पता उसमें उपस्थित कार्बन के मात्रा के अनुसार लगता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा के अनुसार लगता है। लोहा का जो शुद्धतम रूप है वो कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे पता चलेगा कि उसमें पता करने पड़ेगा कि जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो लोहा का शुद्धतम रूप कम होगा, और जिसमें कार्बन सबसे कम होगा वो लोहा सबसे अच्छा होगा, अर्थात सबसे शुद्ध होगा। ठीक है, तो लोहा दो प्रकार का होता है। लोहा कितना प्रकार का होता है? लोहा दो प्रकार का होता है। पहला ढलवा लोहा, जिसको बोलते हैं ढलवा लोहा में क्या होता है? ढलवा लोहा में जो है कार्बन और एक होता है कौन? आयरन। ठीक है, तो कार्बन होता है 3 से 4%। 3 से 4% क्या होता है? कार्बन। और 3 से 4% कार्बन, और जो बच गया अर्थात 93 से 94% तक। ठीक है, 93 से 94% तक आयरन होता है और 3 से 4% तक कार्बन होता है। दूसरा है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा दूसरा में है कौन? ढलवा लोहा तो हो गया पीटवा लोहा। पीटवा लोहा में कितना % कार्बन होता है? तो इसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.25% तक होता है। ठीक है, 0.1 से 0.25% तक, 0.1 से 0.25। और इसमें आयरन कितना होता है? तो इसमें आयरन होता है 98 से 99, क्योंकि 98 to 99%। ठीक है, और 0.1 से 0.25% तक कार्बन होता है, अर्थात सबसे कम कार्बन किस में हुआ? तो सबसे कम कार्बन हुआ पीटवा लोहा में। पीटवा लोहा में मात्र 0.1 से 0.25% होता है, अर्थात 1% भी नहीं होता है। ठीक है, कहे तो आधा % भी नहीं होता है। और इसमें आयरन तो सबसे ज़्यादा होता है लेकिन कार्बन सबसे कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखें कि लोहा का शुद्धतम रूप जो है वो कार्बन की मात्रा से पता चलता है। जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा खराब लोहा होगा, और जिसमें जितना कम कार्बन होगा वो लोहा उतना शुद्ध होगा, अर्थात उतना अच्छा होगा। तो पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम है ढलवा लोहा की अपेक्षा। ठीक है, तो ढलवा लोहा से अच्छा है पीटवा लोहा, अर्थात पीटवा लोहा जो है वो सबसे शुद्धतम रूप है। तो प्रश्न पढ़िए। लोहा का शुद्धतम रूप है, पूछा है लोहा का शुद्धतम रूप है तो कौन सा? तो पीटवा लोहा। तो पीटवा लोहा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, पीटवा लोहा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ढलवा लोहा क्या है? तो ढलवा लोहा पीटवा लोहा से मतलब खराब लोहा है। ढलवा लोहा में क्योंकि 3 से 4% होता है। ढलवा लोहा हो गया, पीटवा लोहा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इसमें आयरन होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, और इसमें क्रोमियम भी होता है, इसमें निकेल भी होता है, इसमें कार्बन भी होता है, और अन्य पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, जेकरा में आयरन जो है, आयरन इसमें 72 से 75% तक होता है। 72 से 75% तक आयरन होता है किसमें? तो स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो थ्योरी था वो आपको बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि क्षार धातु है, ये पीरियोडिक टेबल से प्रश्न है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से प्रश्न है तो इससे संबंधित जो प्रश्न होता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल का फिगर लाए हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल है। देखिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें आवर्त और वर्ग पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त और वर्ग कितना होता है, आवर्त और वर्गों की संख्या कितना होता है। आवर्त होता है 7 और वर्ग होता है 18। ठीक है, आवर्त की संख्या कितना 7 और वर्ग की संख्या 18। जैसे देखिए इसको आवर्त कहेंगे, जो ऐसे ऐसे लाइन जो गया है ऐसे ऐसे, इसको क्या कहेंगे, आवर्त। ठीक है, और जो खड़ी खड़ी लाइन है जैसे ऐसे ऐसे लाइन है ऐसे ऐसे, उसको क्या कहेंगे, वर्ग। तो वर्ग की संख्या गिनिए, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 ये हो गया, और 7 को होता है आवर्त। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आवर्त हो गया। और 18 कितना हो गया, तो 18 हो गया इसका वर्ग। अब समझिए कि कौन से ग्रुप को, कौन से वर्ग को क्या क्या नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो इसको बोलेंगे पहला वर्ग, इसको क्या बोलेंगे, पहला वर्ग, वर्ग फर्स्ट। ये वर्ग फर्स्ट है। तो वर्ग फर्स्ट को बोलते हैं कोची, तो वर्ग फर्स्ट को बोलते हैं क्षार धातु। क्षार धातु याद रखने वाला चीज़ है कि पहला वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं, जैसे इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो ये वर्ग फर्स्ट का एलिमेंट है। तो वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट को हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ग दूसरा है इसको बोलते हैं क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु, इसको क्या बोलते हैं, क्षार मृदा धातु। और ये जो 3 से 12 तक, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वर्ग को बोलते हैं संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं, तो संक्रमण धातु। ठीक है, संक्रमण धातु बोलते हैं 3 से 12 तक के लेकर के। 3 से 12 तक में आपको अगर याद रखना हो तो पहला जो है वर्ग उसको बोलते हैं क्षार धातु, दूसरा को क्षारीय मृदा धातु, तीसरा को संक्रमण धातु। संक्रमण इसलिए क्योंकि ये 2 इधर से है और इधर से ये बीच में है। संक्रमण धातु 3 से 12 तक में ये सब जितने भी है ये सब बीच में है, तो बीच में है इसलिए इसको संक्रमण धातु कहते हैं। देखिए इसमें मात्र 4 या 5 आप याद रख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वर्ग पहला याद रखना पड़ेगा आपको, और ये दूसरा याद रखना पड़ेगा, और ये 3 से 12, ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, 3 से 12, 3 से 12। ठीक है, और एक याद रखना पड़ेगा आपको 17, जो ये है 17, और ये वर्ग 18, ये है वर्ग 18। ठीक है, ये वर्ग 18 और इसको बोलते हैं वर्ग 17। वर्ग 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हैलोजन ग्रुप। हैलोजन, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ठीक है, और ये वर्ग 18 को क्या बोलते हैं, ये अक्रिय गैस है। ये जितना भी वर्ग 18 में तत्व है, जितना भी गैस है, सॉरी, ये सब अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है अर्थात ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। अक्रिय गैस अर्थात वर्ग 18 का जो जितना भी तत्व है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जितना भी है वो अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। अक्रिय गैस को हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, और इसी को हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, नोबेल गैस, नोबेल गैस। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए वर्ग पहला के वर्ग फर्स्ट है ये, तो इसको में जितना भी तत्व है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसको याद कैसे रखिए, ट्रिक है एक वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट को याद करने का, हेलीना करो रब से फरियाद। देखिए हेलीना करो रब से फरियाद, वर्ग फर्स्ट, वर्ग फर्स्ट हो गया। ये वर्ग फर्स्ट के में कितने कितने एलिमेंट होते हैं, तो हेलीना, हेलीना करो रब से फरियाद, हम ऐसे याद रखे हुए हैं। हेलीना करो रब से फरियाद, H से हो गया हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटासियम, Rb से रुबिडियम और Cs से सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, वर्ग फर्स्ट का याद करने का एक वर्ग फर्स्ट आप याद कर लीजिए, और ज़्यादा हो तो ये वर्ग दूसरा का भी आप याद कर सकते हैं तत्व। बेटा मांगे शरबत, बेटा मांगे
शरबत राम को पिला दो, ऐसे करके कुछ था। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और Ba और Ra, ठीक है। अर्थात क्षारीय मृदा धातु को उतना भी याद नहीं करना जरूरी है, लेकिन ये जो क्षार धातु है अर्थात वर्ग फर्स्ट है उसको आप याद कर सकते हैं। हेलिना करो रब से फरियाद। और एक याद करना पड़ेगा आपको, ये कौन सा है, वर्ग 17, जिसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। वर्ग 17, 10, 5, 15, 2, 17, ठीक है। तो ये वर्ग 17 का एलिमेंट कौन कौन सा होता है, जिसको हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो हेलोजन ग्रुप को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ये हम डायरेक्ट याद रखे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। और वर्ग 18 को अक्रिय गैस बोलते हैं, और इसको याद रखे हुए कैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये 3 आप याद रख लीजिएगा तो प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और किसको क्या बोलते हैं आप यह ध्यान में रखिएगा। वर्ग फर्स्ट को क्षार धातु कहते हैं, दूसरा वर्ग को क्षार मृदा धातु कहा जाता है, और 3 से 12 तक के वर्ग को संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं, और वर्ग 17 को हेलोजन के नाम से जानते हैं, और वर्ग 18 को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सभी का क्या याद कर लेना है, जितना बोले उस सब का, एक इसका और एक इसका और एक वर्ग 18 का, 3 का आपको जितना तत्व है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न की ओर। बोल रहा है कि एक क्षार धातु है, तो क्षार धातु किसको बोलेंगे, जो पहला वर्ग का हो। तो पहला वर्ग में कौन कौन आता है, क्षार धातु में कौन कौन आता है, यहाँ पे लिख लिए क्षार धातु में कि हे, ली, ना करो रब से फरियाद, हेलिना करो रब से फरियाद, ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इसमें देखिए ऑप्शन में कौन है, तो सोडियम, तो पहला आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम ही है जो क्षार धातु है। और बाकी मैग्नीज, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये तीनों ऑप्शन क्षार धातु के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें सिर्फ सोडियम है ऑप्शन में दिया हुआ, तो यहाँ पे सोडियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको जितना हो सकता था आपको समझाएं, ठीक है। तो ये डिस्कशन क्लास है इसलिए आपको ये इतना ही समझाया गया, इसमें बहुत सारे समझने का चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हाइड्रोक्साइड बोला है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब OH-, ठीक है। और OH- है तो आप समझ लीजिए कि क्या है, हाइड्रोक्साइड है। और ये हाइड्रोक्साइड जितना भी होता है जहाँ पे भी OH लगा होता है वो क्षार होता है, ठीक है। क्या होता है, तो क्षार होता है। और जहाँ पे H+ लगा रहेगा उसको अम्ल कहेंगे, अम्ल, ठीक। और जहाँ पे OH- लगा रहता है अर्थात हाइड्रोक्साइड लगा रहता है तो क्षार कहेंगे, ठीक है। अर्थात ये क्षार के बारे में बोल रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए एक होता है pH स्केल, मान लीजिए कि ये pH स्केल है, ठीक है। यहाँ पे होता है 7, यहाँ पे होता है 14 और इसका मान होता है 0, ठीक है। तो इधर से आप इधर अगर आइएगा और इधर से इधर जाइएगा, तो इधर जाइएगा तो OH- अर्थात क्षार का क्षारीयता बढ़ता, और इधर आइएगा तो H+ अर्थात अम्लीयता बढ़ता, अम्लीयता बढ़ता। और ये 7 होता है किसका, उदासीन होता है, ठीक है। तो जिस भी यौगिक का जिस भी यौगिक का 0 अगर pH मान है, ये pH मान है, ये क्या बोलते हैं इसको, pH स्केल, ठीक है। इसको pH स्केल बोलते हैं, क्या है, pH स्केल। pH स्केल का जो है खोज किए थे सोरेनसन, ठीक है। pH स्केल का खोज कौन किए, तो सोरेनसन। pH स्केल अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा सा, pH स्केल, pH
स्केल, ठीक है। जिस भी तत्व या यौगिक का पीएच मान अगर 0 है तो समझिए कि सबसे ज़्यादा अम्लीयता उसमें रहेगा, अर्थात वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और जिस भी तत्व का 14 अगर पीएच मान है तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस, अर्थात प्रबल क्षार हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अर्थात प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल सबसे मजबूत अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है प्रश्न में कि हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब OH अर्थात क्षार, और क्षार जो है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अम्ल और क्षार ABr और एक होता है BRB। ए से अम्ल हो गया, ए से एसिड और बी से बेस, बेस मतलब क्षार। क्षार जो है जो लिटमस पत्र को रेड से ब्लू कर देता है, अर्थात लाल से नीला कर देता है, और अम्ल जो है वो नीला से लाल कर देता है, ठीक है। तो यह क्या बोला, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पढ़िए, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, उच्च पीएच मान वाला, क्योंकि यहाँ उच्च सांद्रता बोला है, अर्थात इसका 14 हो जाएगा, क्या, उच्च सांद्रता 14 हो जाएगा इसका पीएच मान, तो ये उच्च पीएच मान वाला हो जाएगा क्षारीय विलयन, यही तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा में बोला है कि विलयन पीएच मान का वाला क्षारीय विलयन है, निम्न, तो निम्न तो नहीं होगा क्योंकि ये उच्च सांद्रता बोला है, तो उच्च वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। खट्टे फल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जैसे इमली खट्टा होता है, इसमें पाया जाएगा, अंगूर और कच्चा आम, ये तीनों में पाया जाएगा, लेकिन पालक में नहीं पाया जाएगा, तो पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा पालक, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि फॉर्मिक एसिड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मधुमक्खी या चींटी या बिच्छू के डंक में, बिच्छू डंक में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड आप समझ, साइट्रिक एसिड जितना भी खट्टा है, जैसे साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाएगा, तो नींबू संतरा में। और ऑक्जेलिक एसिड या तो लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक पाया जाता है सेव में, लैक्टिक एसिड पाया जाता है खट्टा दूध में, खट्टा दूध बोलिए या दही बोलिए, ठीक है। खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, ठीक है। तो टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है किसमें, तो पालक में, बाकी ये तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में लाफिंग गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को, इसका फॉर्मूला होता है N2O, तो ऑप्शन नंबर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो N2O, और N2O अगर नाइट्रस ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो ये निश्चेतक की दवा बन जाता है, अर्थात बेहोशी की दवा बन जाता है। निश्चेतक कहने का मतलब बेहोशी की दवा। N2O लाफिंग गैस तो है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो आपको बेहोश भी कर सकता है, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, और सी ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसके बाह्यतम कोश में, अर्थात किसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए बाह्यतम कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो धातु होता है, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु, ठीक है, उपधातु। तो धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 और उपधातु में 4 और 5 6 7 और 8, ठीक है। ये जितना बाह्यतम कक्षा में जिसको 1 2 3 रहेगा वो धातु हो जाएगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 रहेगा अधातु, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 रहेगा वो क्या हो जाएगा, उपधातु।
तो यहाँ बोल रहा है एक से 3 तक, तो 1 से 3 तक धातु में होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, धातु। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, या बेकिंग सोडा को हम क्या बोल सकते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं हम लोग, मीठा सोडा, मीठा सोडा। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर किस में है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बी में है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला भी होता है NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। और सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और इसका सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaCO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा या मीठा सोडा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत चुनना कि 3 जो दिया हुआ है इसमें गलत कौन है, तो देखिए हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, जी हाँ हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, तो ये सही हो जाएगा। पिंच ब्लेड तांबा का नहीं, पिंच ब्लेड जो है, पिंच ब्लेड ये यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का पिंच ब्लेड होता है, यूरेनियम, यूरेनियम का पिंच ब्लेड अयस्क होता है। और तांबा का होता है क्यूपराइट, क्यूपराइट। ठीक है, तो यही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर दो जो है वो गलत हो गया। और मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। ठीक है, ये सही है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। पिंच ब्लेड यूरेनियम को होता है, ना कि तांबा का, और तांबा का क्या होता है, तो क्यूपराइट होता है। ठीक है, तो कौन सा गलत चुनना था, तो गलत कौन है इसमें, तो दूसरा है, तो केवल तो केवल दो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझे होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलिए। पीवीसी का अर्थ है, अर्थात पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे आपके जो तार होता है, घरों में जो तार लगाया जाता है, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है जिससे जो तार ढका होता है, अर्थात ऊपरी हिस्सा पीवीसी का ही बना होता है। ठीक है, टंकी जो है, टंकी भी पीवीसी का बना होता है। जैसे पानी का टंकी अति देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है पीवीसी। ठीक है, तो पीवीसी से पानी का टंकी भी बनता है। ठीक है, और पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलिए। बोला कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया, हाँ जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63। ठीक है, 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितना तत्व ज्ञात थे, तो 63। इसका आंसर हो जाएगा 63। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछे, अगर वर्तमान में पूछे तो कि वर्तमान में तत्व कितना है, कितना तत्व को अभी ज्ञात किया जा चुका है, तो 118। ठीक है, 118 तत्व और भी खोजा गया है, लेकिन उसका अभी नामाकरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम मान के ये चलेंगे कि वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है, 118। और अंतिम तत्व कौन है, तो खोजा गया अंतिम तत्व, खोजा गया अंतिम तत्व, तो खोजा गया अंतिम तत्व होता है अनुसेप्टियम, अनुसेप्टियम, अनुसेप्टियम। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा अनुसेप्टियम। ठीक है, अनुसेप्टियम इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर नहीं होगा, खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा, तो अनुसेप्टियम। और वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है। लेकिन जब मेंडलीफ अपना काम शुरू किए थे पीरियोडिक टेबल में, तो 63 अर्थात 63 को तत्व ज्ञात था। ठीक है, तो ये 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक होता है और एक कृत्रिम बहुलक होता है। तो प्राकृतिक बहुलक इसमें रेशम है, बाकी ये जितना भी है बैकेलाइट, केवलर और एक्सॉन, ये तीनों कृत्रिम है। ये तीनों क्या है, कृत्रिम। और ये रेशम जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 12 का ए। अगला प्रश्न की ओर चलिए। सीनेवार का रासायनिक सूत्र, सीनेवार को ही हम लोग सिंदूर बोलते हैं, सिंदूर। ठीक है,
तो सिंदूर बोलिए या सिनेबार बोलिए, इसका एक और नाम होता है वर्मिलियन, वर्मिलियन, ठीक है। तो वर्मिलियन या सिंदूर या सिनेबार, ये तीनों का सूत्र होता है HGS, HGS, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न है सबसे अधिक तन्य धातु, मतलब किसको सबसे ज़्यादा आप टान सकते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होता है, तो धातु में होता है, तो वो है सोना। सबसे ज़्यादा सोना, उसके बाद चांदी का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोना, उसके बाद चांदी, तो इसमें गोल्ड आंसर हो जाएगा, सोना, ठीक है। अगर गोल्ड ऑप्शन में नहीं रहता तब चांदी आंसर मारते, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सोना का, उसके बाद चांदी का होता है। सबसे अधिक तन्यता सबसे ज़्यादा गोल्ड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी रहती है। सामान्य अगर हम लोग जो ट्यूबलाइट लेते हैं उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो आर्गन के साथ सोडियम वेपर नहीं, आर्गन सोडियम नहीं भरा रहता है। नियॉन के साथ सोडियम नहीं भरा रहता है। मरकरी भरा रहता है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बोरेक्स देखिए ये काफ़ी लंबा सूत्र होता है इस सब का, तो इसका एक ट्रिक है। बोरेक्स जो है, बोरेक्स ऐसे लिखाएगा BOREX, ठीक है, बोरेक्स। तो बोरेक्स में बी आया तो जिस भी ऑप्शन में बी रहेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर बी, ए में है बी, बाकी किसी में बी नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। तो बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O, ठीक है, 10H2O, ठीक है। तो जिसमें भी बी लगा रहा है, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि बोरेक्स को BOREX लिखते हैं, तो बोरेक्स बी से स्टार्ट होता है, तो जिस भी ऑप्शन में बी रहेगा वो बोरेक्स का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब भी एग्जाम में देगा तो इसी तरह से देगा जिसमें सिर्फ एक में ही बी रहेगा, तो इसलिए इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। खैरा रोग होता क्या है, जैसे देखिए धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ता की कमी से तो होता ही है। खैरा रोग होता है तो धान का क्या होता है, तो खैरा रोग में धान का पत्ता जो है वो पीला होने लगता है। पत्ता क्या होने लगता है, मतलब धान का पत्ती पीला होने लगेगा, ठीक है। धान का पत्ती पीला होने लगता है और ब्राउन कलर का धब्बा पड़ने लगता है। इसमें ब्राउन कलर का धब्बा पड़ने लगता है, किसमें, तो खैरा रोग में, ठीक है। मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की कमी से पौधा जो है वो समय से पहले परिपक्व हो जाता है। सॉरी ये नाइट्रोजन से होता है, मैग्नीशियम से नहीं होता। मैग्नीशियम से पत्ता जो है वो पीलापन होता है, पत्ता है जो पीला हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पत्ता पीला हो जाता है, और नाइट्रोजन की कमी से जो भी मतलब होता है धान गेहूँ, वो समय से पहले परिपक्व हो जाएगा। समय से पहले परिपक्व हो जाएगा, ठीक है। और मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है पौधा में, और इसीलिए इसकी कमी दूर करने के लिए हम लोग यूरिया जो खाद हम लोग छींटते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी ना हो पौधा में, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होता है तो समय से पहले ही पौधा जो है वो परिपक्व हो जाता है और दर कम जाता है। जैसे आपका जो उत्पादन का दर होता है वो कम जाएगा अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग यूरिया छींटते हैं पौधा में, ठीक है। तो धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है पायरेक्स से कांच होता है, उसको अधिक समर्थ मतलब अधिक और मजबूत बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी, तो बोरेक्स मिला दिएगा तो और अधिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो पायरेक्स कांच में अगर बोरेक्स आप मिलाते हैं तो अधिक समर्थ बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम वर्षा आपको करवाना है तो कौन सा तत्व का आप उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। AgI को सिल्वर आयोडाइड कहेंगे, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड से आप
कृत्रिम वर्षा कहने का मतलब जहाँ पे प्राकृतिक वर्षा नहीं हो रहा है वहाँ पे आप सिल्वर आयोडाइड की सहायता से आप वहाँ पे खुद से वर्षा करवा सकते हैं। ठीक है, खुद से वर्षा करवा सकते हैं सिल्वर आयोडाइड की सहायता से। काफ़ी महंगी है, सिल्वर है तो महंगा होगा ही, तो सिल्वर आयोडाइड जो कृत्रिम वर्षा करवाने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी महंगी है। इसका उपयोग ज़्यादातर होता है जैसे फिल्म बनता है, फिल्म बनती है तो वहाँ पे वर्षा की ज़रूरी होती है। तो अगर वहाँ पे वर्षा अगर प्राकृतिक नहीं होता है तो इसी की सहायता से वहाँ पे फिल्म में वर्षा करवाया जाता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड की सहायता से। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड की सहायता से कृत्रिम वर्षा करवाते हैं। ठीक है, और इसमें है एक सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, और AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में कहते हैं। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग है। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा D। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो यूरोबिलिन के कारण होता है। ठीक है, यूरोबिलिन के कारण क्या होता है, यूरोबिलिन के कारण मूत्र में पीला रंग हो जाता है। ठीक है, और यूरोबिलिन का एक और नाम होता है, जैसे अभी याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन यूरोबिलिन का एक और नाम होता है, हाँ, यूरोक्रोम, या आप बोल सकते हैं यूरोबिलिन। तो मूत्र में पीला रंग के लिए यूरोक्रोम या यूरोबिलिन ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, यूरोक्रोम या यूरोबिलिन ये दोनों आंसर होगा। तो आज का प्रश्न यहीं तक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था लोहा का शुद्धतम रूप, तो पिटवा लोहा। ठीक है, दूसरा था कि सोडियम जो है वो क्षार धातु है। ठीक है, समझाए थे यहाँ पे। और हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब क्षार, और क्षार है जो उच्च सांद्रता वाला पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात विलयन जो है वो उच्च pH मान का क्षारीय विलयन होगा, ना कि निम्न। ठीक है, तो उच्च वाला आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन था कि टार्टरी कम नहीं पाया जाता है, तो पालक में। फिर है कि लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहा जाता है, जब ये O2 से अभिक्रिया करता है तो निश्चेतक या बेहोशी की दवा बना लेता है। ठीक है, अगला है कि 1 से 3 इलेक्ट्रॉन धातु में होता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला था पिंच ब्लेड, इसमें गलत था, पिंच ब्लेड यूरेनियम का होता है, तांबा का क्यूप्राइट होता है। और अगला था PVC का, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे, 63। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, तो रेशम। सिनेबार, सिंदूर या वर्मिलियन का सूत्र होता है HgS। सबसे अधिक तन्य धातु है गोल्ड, उसके बाद चांदी। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरे, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। बोरेक्स का बताए थे कि जिसमें बी रहेगा वो आंसर हो जाएगा। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। पायरेक्स कांच को समर्थ बनाने के लिए बोरेक्स का उपयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए AgI, और फोटोग्राफी में AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड, और कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड। और अगला प्रश्न था कि मूत्र में पीला रंग यूरोबिलिन और यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, तो सारा प्रश्न को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।